Hello बच्चों, let's read the question. The question says that let f and g defined from n to n such that f of n plus 1 is equal to f of n plus f of 1 for all n belongs to natural number and g be any arbitrary function. Which of the following statements is not true? First option is f is 1 1. Second option is if f of g of x is 1 1, then g of g is 1 1. If g is on 2, then f of g is 1 1. If f is on 2, then f of n is equal to n for all n belongs to natural number. इस क्वेश्चन में f और g जो है वो n to n डिफाइंड है सच दैट f of n plus 1 जो है वो f of n plus f of 1 के इक्वल दे रखा है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और g एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है। तो इन चार ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है, जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं अ फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम a to b is 1 1 if different elements of a have different images in b। अगर a के एलिमेंट्स जितने भी हैं उनका डिफरेंट इमेजेस होगा इन b, तो वो फंक्शन जो है वो 1 1 कहलाएगा। मतलब कि डिफरेंट x पे डिफरेंट y होना चाहिए, दो x पे सेम y नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंट x पे डिफरेंट y है तो फंक्शन 1 1 कहलाएगा, अदरवाइज मेनी 1 कहलाएगा। देन अ फंक्शन इज ऑन टू इफ कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल है तो फंक्शन जो है वो ऑन टू हो जाएगा। तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन दैट f एंड g जो है वो n to n डिफाइंड है सच दैट f of n plus 1 जो है वो f of n plus f of 1 का इक्वल दे रखा है। f of n plus 1 is given as f of n plus f of 1 for all n belongs to natural number। जैसे ही n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? f of 1 plus 1 that is f of 1 plus f of 1। तो ये आ जाएगा f of 2 की वैल्यू जो है वो 2 टाइम्स f of 1 के इक्वल आ जाएगी। n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा f of 2 plus 1 is equal to f of 2 plus f of 1। तो इसका मतलब f of 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? f of 2 की वैल्यू 2f of 1 है और 2f of 1 plus f of 1 that is 3f of 1। देन n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो f of 3 plus 1 जो है वो f of 3 plus f of 1 के इक्वल आएगा। तो f of 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? f of 3 को हम 3f of 1 लिख सकते हैं और 3f of 1 plus f of 1 हो जाएगा 4f of 1। तो अगर इसको आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से f of कैपिटल n क्या लिख सकते हैं? n टाइम्स f of 1। इसका मतलब f of कैपिटल N कैन बी रिटन एज n टाइम्स f of 1। अब लिख सकते हैं सिंस f of n इज इक्वल टू n टाइम्स f of 1, तो सिंस f of 1 इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर, f of 1 एक नेचुरल नंबर है क्योंकि f का जो डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब कि f of 1 भी हमेशा एक नेचुरल नंबर आएगा और f of 1 अगर एक नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं देयरफॉर f जो n to n डिफाइंड है इट कांट बी जीरो, इट कांट बी जीरो क्योंकि f of 1 एक नेचुरल नंबर आएगा और नेचुरल नंबर में किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी जीरो नहीं हो सकता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मान लीजिए f of 1 की वैल्यू 2 है से, तो नेचुरल नंबर चेंज करते जाइए f of n चेंज होता जाएगा। मतलब कोई सी भी वैल्यू लीजिए, हर एक वैल्यू पे डिफरेंट, जैसे मान लीजिए f of 1 को आपने 2 लिया तो f of n जो है वो n टाइम्स 2 के इक्वल हो गया। तो n की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो f of 1 जो है वो 2 के इक्वल आ जाएगा। n की वैल्यू 2 लेंगे तो f of 2 जो है 4 के इक्वल आ जाएगा। n की वैल्यू 3 लेंगे तो f of 3 की वैल्यू 6 के इक्वल आ जाएगी। तो हर एक n पे डिफरेंट f of n मिल रहा है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं? इसका मतलब कह सकते हैं देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन। f जो है वो 1 1 फंक्शन है। ये हमारे पास ए ऑप्शन जो है इसका मतलब करेक्ट हो गया। अब बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बी ऑप्शन में क्या दे रखा है? बी ऑप्शन में दे रखा है कि अगर f of g 1 1 है तो g भी 1 1 होगा, ये दे रखा है। तो इफ f of g is 1 1 then
g विल बी 1 1। ये चेक करना है कि करेक्ट है इनकरेक्ट है। तो मान लेते हैं लेट f ऑफ g ऑफ x2 इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x1। अब चूंकि f 1 1 है, अभी हमने फर्स्ट ऑप्शन में देखा कि f जो है 1 1 है, सिंस f इज 1 1 तो इसका मतलब कि f अगर 1 1 है, इसका मतलब कि f के अंदर जो है वो आपस में इक्वल होंगे, तभी तो 1 1 आएगा। तो इसका मतलब अगर f 1 1 है तो इसका मतलब कि g ऑफ x2 जो है वो g ऑफ x1 के इक्वल होगा। फिर से लिख लेते हैं, g ऑफ x2 विल बी इक्वल टू g ऑफ x1 एज f इज 1 1, क्योंकि डिफरेंट x पे डिफरेंट y मिलना चाहिए। और अगर f की दो वैल्यूज पे सेम फंक्शनल वैल्यू आ रही है, मतलब कि f के अंदर इस वैल्यू पे और इस वैल्यू पे भी सेम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब कि वो दोनों इनपुट जो है वो भी आपस में सेम है। इसका मतलब g ऑफ x2 जो है वो g ऑफ x1 के इक्वल है। अब g ऑफ x2 अगर g ऑफ x1 के इक्वल है तो हम x1 इक्वल टू x2 लिख सकते हैं एज f ऑफ g इज 1 1। ये तो कंडीशन ही दे रखी थी क्वेश्चन में, इफ f ऑफ g इज 1 1। तो अगर f ऑफ g 1 1 है तो x1 को x2 के इक्वल लिख सकते हैं, और अगर f 1 1 है तो g ऑफ x2 को g ऑफ x1 के इक्वल लिख सकते हैं, और इन दोनों का जो कंपोजिट रिजल्ट होगा वो क्या हम लिख सकते हैं, देयरफॉर g इज इक्वल टू 1 1, क्योंकि x1 x2 के इक्वल है और g ऑफ x1 भी g ऑफ x2 के इक्वल है, तो 1 1 ही होगा ना। अगर मेनी 1 होता तो 2x पे 1 y मिलता, लेकिन दोनों x सेम है तो उन दोनों x पे जो फंक्शनल वैल्यू है वो भी सेम आ रही है, इसका मतलब g जो है वो 1 1 हो गया। तो इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं देयरफॉर इफ f ऑफ g इज 1 1 देन g विल बी 1 1। तो इसका मतलब कि जो बी ऑप्शन है वो भी करेक्ट हो गया। अब सी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है इफ g इज ऑन टू देन f ऑफ g इज 1 1। तो सी में लिखा हुआ है इफ g is on to, g is on to then f of g is 1 1। अब on to का मतलब होता है को डोमेन इज इक्वल टू रेंज, और 1 1 का रिलेशन जो है वो मैपिंग से है, रिलेटेड टू मैपिंग। अब को डोमेन और रेंज का मैपिंग से कोई रिलेशन ही नहीं है। जो अगर सेट ए से, अगर फंक्शन जो है वो ए से बी डिफाइंड है, तो अगर को डोमेन और रेंज सेम है तो वो ऑन टू कहलाएगा। तो उस केस में तो एफ ऑफ जी कुछ भी हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है, मेनी 1 भी हो सकता है। तो इसका मतलब कि वी कैन से दैट इफ जी इज ऑन टू देन एफ ऑफ जी कैन बी 1 1 और मेनी 1, दोनों हो सकता है। मैपिंग से रिलेशन होता है 1 1 और मेनी 1 का, और ऑन टू का रिलेशन कोडोमेन और रेंज से होता है कि अगर रेंज और कोडोमेन सेम आएंगे तो ऑन टू कहलाएगा। जबकि मैपिंग अगर डिफरेंट है, हर एक x1 की डिफरेंट मैपिंग है, हर एक x की डिफरेंट मैपिंग है y से, तो वैसे केस में जो फंक्शन है वो 1 1 कहलाएगा। तो इसलिए जो सी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। अब डी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। डी में क्या दे रखा है, इफ f इज ऑन टू देन f ऑफ n इज इक्वल टू n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो लिख सकते हैं डी इफ f is on to then f of n is equal to n for all n belongs to नेचुरल नंबर। अब इसके लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने अभी निकाला था कि f ऑफ कैपिटल n जो है वो n टाइम्स कैपिटल f ऑफ 1 n टाइम्स f ऑफ 1 के इक्वल है। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 1, जैसे मान लीजिए f ऑफ 1 नॉट इक्वल टू 1 है, f ऑफ 1 को हमने 2 मान लिया से, तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी, 2 टाइम्स
एफ ऑफ 1 दैट इज 2 इंटू 2 4. एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या आएगी 3 टाइम्स एफ ऑफ 2 दैट इज 6. एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या आएगी 4 इंटू एफ ऑफ 1. एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 है तो ये 8. ऐसे ही चलता जाएगा. अब इफ एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 मान लेते हैं तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू 3 दैट इज 6. एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू 3 दैट इज 9. एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या आएगी 4 इंटू 3 दैट इज 12. और ऐसे ही चलता जाएगा. इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो f है वो तो n टू n डिफाइंड था, बट जो रेंज में वैल्यूज आ रही हैं वो क्या सारी नेचुरल नंबर्स ले रहा है क्या सारी नेचुरल नंबर से एक्वायर कर रहा है नहीं ना, बस इवन नंबर से एक्वायर कर रहा है. यहाँ पे तो ओनली इवन नंबर्स और जो 2 के मल्टीपल है, यहाँ पे 3 के मल्टीपल्स हैं, ओनली मल्टीपल्स ऑफ 3. इसका मतलब कि अगर f ऑफ 1 को 2 लेते हैं, f ऑफ 1 को 3 लेते हैं या फिर f ऑफ 1 को 1 के अलावा कुछ भी लेते हैं तो वैसे केस में जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं आ रहा है. तो अगर f ऑफ 1 को 1 ले लें, इफ f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, तो उस केस में अगर f ऑफ 1 1 के इक्वल होगा तो f ऑफ n क्या था f ऑफ n जो है वो n टाइम्स f ऑफ 1 के इक्वल था. ये हमने जो क्वेश्चन की शुरुआत करी तो उस टाइम पे ऑब्जर्व किया था. तो अगर f ऑफ n n टाइम्स f ऑफ 1 के इक्वल है तो f ऑफ 2 निकालते हैं तो f ऑफ 2 क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा. f ऑफ 3 क्या हो जाएगा 3 इंटू f ऑफ 1 है तो f ऑफ 3 3 के इक्वल हो जाएगा. f ऑफ 4 क्या हो जाएगा 4 के इक्वल. इसका मतलब कि हम f ऑफ n को n के इक्वल लिख सकते हैं. तो इसका मतलब कि अगर f ऑन टू है तो f को ऑन टू होने के लिए f ऑफ 1 को 1 ही होना पड़ेगा, 2 3 नहीं ले सकते हैं. क्वेश्चन में f अगर ऑन टू दे रखा है इसका मतलब f ऑफ 1 जो है वो हमेशा 1 ही होगा, क्योंकि अगर f ऑफ 1 को आपने 1 के अलावा कोई सी भी वैल्यू साइन करी तो वह उस केस में f ऑन टू रह ही नहीं जाएगा. क्योंकि अगर f ऑफ 1 को आपने 1 के अलावा कोई सी भी वैल्यू ली, जैसे 2 लिया 3 लिया, तो उस केस में कोडोमेन और रेंज इक्वल आ ही नहीं रहा है तो f ऑन टू रह ही नहीं गया. जबकि क्वेश्चन में ये कंडीशन ही दे रखा है कि f ऑन टू है, तो इसका मतलब कि अगर f ऑन टू है तो f ऑफ 1 को 1 ही होना पड़ेगा. या उल्टा कह सकते हैं कि अगर f ऑफ 1 1 है तो f ऑन टू ही रहेगा. मतलब f को ऑन टू होने के लिए f ऑफ 1 का 1 के इक्वल होना जरूरी है, और अगर f ऑफ 1 1 के इक्वल है तो f ऑफ n को हम कैपिटल N के इक्वल लिख सकते हैं. और क्वेश्चन में भी तो ये दे रखा था f ऑफ n इज इक्वल टू n विच इज करेक्ट. तो इसका मतलब कि A, B, C और D में बस C ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट आया, तो C ऑप्शन को जो है वो हम टिक कर देते हैं. So C option will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.